साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा आसान हो सके आपके लिए। तो आइए आपको जल्दी से अवगत करवा देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम किन विषयों पर जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो हमारे आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही बात करेंगे आम के बागों की देखभाल की। और इन दोनों ही विषयों से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स नोट कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61। व्हाट्सएप के जरिए अगर आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप अपने पास लिख सकते हैं 8800520717। ईमेल के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प आपके लिए मौजूद हैं। तीनों में से कोई भी एक चुनकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विषय से संबंधित ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आइए आपका परिचय करवा दें डॉक्टर रजनीश मिश्रा जी से, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की। साथ ही स्काइप के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। डॉक्टर जयपाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आम के बागों की देखभाल से संबंधित आपसे ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करेंगे डॉक्टर रजनीश का। डॉक्टर रजनीश, जैसे कि इस वक्त हम सभी जानते हैं प्याज और लहसुन की जो फसल है वो इस वक्त हमारे खेतों में है, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं मौसम में एकदम तेजी से जो है वो एक बार फिर से बदलाव आया है, एक बार फिर से मौसम ने करवट लिया और जाड़ा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या पाले का असर या ठंड का असर हमारी प्याज और लहसुन की फसलों पर हो सकता है इस वक्त? बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों। शीतलहर से प्याज और लहसुन को बचाने के लिए हमें पर्याप्त नमी बना के रखनी है। दूसरा, घुलनशील सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिश्रण बना के अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारी फसल शीतलहर के प्रकोप से बची रहेगी। इसके साथ साथ आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिश्रण बना के, घोल बना के उसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल प्याज और लहसुन शीतलहर के प्रकोप से बची रहेगी। बिल्कुल। तो क्योंकि इस वक्त सर्दी जो है वो अपने चरम पर है, इसलिए हमारे किसानों के लिए जो पहला सवाल उनके मन में उठता है वो यही है कि क्या हमारी फसल को सर्दी के इस मौसम से जो है वो कोई नुकसान हो सकता है या नहीं। और जैसे कि बताया हमारे विशेषज्ञ ने कि इस वक्त जो है आप किस तरीके से सर्दी के इस मौसम से अपनी फसलों का बचाव कर सकते हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारियां हम जरूर हासिल करेंगे और आपके प्रश्न भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। प्याज और लहसुन भारत में उगाई जाने वाली काफ़ी अहम फसलें हैं। इस समय खेतों में लहसुन की फसल लगी हुई है, वहीं प्याज की रोपाई अभी की जा सकती है। लेकिन अच्छी फसल के लिए फसलों में समसामयिक कार्य करके फसलों की देखभाल ज़रूरी है। लहसुन फसल की बात करें तो जिन किसानों ने अपने खेत में लहसुन लगाया हुआ है वो फसल में ज़रूरत के हिसाब से समय पर सिंचाई और गुड़ाई करते रहें। लहसुन में नाइट्रोजन की दूसरी टॉप ड्रेसिंग बुआई के 50 से 60 दिनों बाद 74 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। वहीं प्याज की बात करें तो जिस खेत में प्याज की रोपाई करनी है उसे 2 से 3 बार जुताई करके पाटा चलाकर समतल कर लें। अगर मिट्टी की जांच उपलब्ध नहीं हो तो रोपाई के 15 से 20 दिनों के पहले 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें।
रोपाई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास मिट्टी में मिलाएं। तैयार खेत में पंक्ति से पंक्ति और पौधों से पौधों के बीच की दूरी 15 बाई 10 सेंटीमीटर रखते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई कर दें। रोपाई के समय खेत में नमी बनाए रखें और 3 से 4 बार हल्की सिंचाई करें। प्याज की रोपाई का काम भी किसान इस महीने के पहले हफ्ते तक पूरा कर लें। इस तरह सही समय पर सही तरीके से फसल में समसामयिक कार्य करके अच्छी फसल ली जा सकती है। बिल्कुल, तो अभी आपने देखी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए एक बार फिर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल का, जो हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, माफ कीजिए स्काइप के जरिए। तो डॉक्टर जयपाल, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आम के बागों की देखभाल की अगर हम यहाँ पर जानकारी हासिल करना चाहें तो फिलहाल जो हमारे आम के बाग है वो किस अवस्था पर है, इसके बारे में पहले आपसे जानकारी हासिल करना चाहेंगे। जी नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हम अभी पूरे भारत की जगह पे आम में प्लान आ चुका है। इस जगह पे देख रहे हैं कि स्थिति जो फलन की अवस्था है डॉक्टर जयपाल, हम तक आपकी आवाज़ जो है वो साफ नहीं मिल पा रही है। आपके पास एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस विषय पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट और उसके बाद डॉक्टर जयपाल जी आपके साथ हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और आम के बागों की देखभाल से संबंधित ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। जनवरी में आम के पेड़ों में बौर आना शुरू हो जाता है। अच्छी फसल लेने के लिए अभी से इसकी देखभाल करनी जरूरी है। देखभाल में थोड़ी सी भी चूक होगी तो रोग और कीट पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। आम को शूट गाल कीट से बचाने के लिए गांठ से नीचे संक्रमित पत्तियों और टहनियों को काट कर अलग कर दें। इस महीने पुष्प क्रमों को काट दें। भुनगा कीट आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट के लार्वा और वयस्क कीट कोमल पत्तियों और पुष्प क्रमों का रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसका प्रकोप जनवरी और फरवरी से शुरू हो जाता है। आम को इस कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस नामक रसायन की 4 मिलीमीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर या कार्बोरिल 0.2% का छिड़काव करें। इसके अलावा बिवेरिया बेसियाना फफूंद के 0.5% घोल या नीम तेल 3000 ppm प्रति 2 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी राहत मिल जाएगी। वहीं सफेद चूर्णी रोग से भी आम को बचाने के उपाय करें। इस रोग के असर से रोगग्रस्त हिस्सा सफेद दिखाई देने लगता है। इसकी वजह से मंजरियां और फूल सूख कर गिर जाते हैं। इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही आम के पेड़ों पर 5% वाले गंधक के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा 500 लीटर पानी में 250 ग्राम कैराथेन को घोल कर छिड़काव करने से भी रोग पर काबू पाया जा सकता है। कालबूना रोग भी आम को प्रभावित करता है। रोग के लक्षण दिखाई देते ही आम के पेड़ों पर 0.2% जिनैप का छिड़काव करें। और अभी आपने देखी आम के बागों पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं डॉक्टर जयपाल जी से जुड़ने की। डॉक्टर जयपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? डॉक्टर जयपाल जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी मिल रही है मैडम, आवाज डॉक्टर जयपाल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आम के बागों की जो इस वक्त अवस्था है वो क्या है और इस वक्त जो हमारे किसान हैं उनको फिलहाल जो है वो क्या करना चाहिए? जी, अगर हम आम की अवस्था देख रहे हैं पूरे भारत में, जो ये क्योंकि जो जहां पे ये निर्भर करता है कि किस स्टेट में लगा हुआ है और मौसम पे। अगर हम जो दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहां अभी आम फलन की अवस्था में है। अगर नॉर्थ में बात करते हैं तो कुछ इस हिस्सों में अभी मंजर आ चुका है और कईयों में मंजर आने की अवस्था है। तो अभी आम में ये अवस्था पूरे भारत में है। इस पे हमें जो पूरे अगर साल की बात करते हैं तो अभी हमें विशेष रूप से जिसको बोलते हैं कि अच्छा ध्यान देने की जरूरत अभी है, क्योंकि मंजर सबसे
सेंसिटिव स्टेज होती है आम का अच्छा फसल लेने के लिए। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अपने आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही बात हो रही है आम के बागों की देखभाल की। दोनों विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न, कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। 1800-113060 और 61 हमारा टोल फ्री नंबर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717 और ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। तीनों में से कोई भी माध्यम को आप चुन सकते हैं और हमारे साथ रूबरू हो सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर डॉक्टर रजनीश का जो है रुख करते हैं। डॉक्टर रजनीश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो हमारी प्याज और लहसुन की फसल है कितने समय की हो गई है, और अभी किसानों को कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? जी किसान भाइयों, पहले हम प्याज की बात करते हैं। अगर आप प्याज की खेती कर रहे हैं तो आपकी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। हो सकता है जिन्होंने समय से पौध की रोपाई के लिए बीज डाल दिया था पौध बनाने के लिए, उनका पौध तैयार भी हो गया होगा, उन्होंने रोपाई भी कर ली होगी। जिन किसान भाइयों ने रोपाई नहीं की है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप 2-3 जुताई करके खेत को समतल कर लीजिए और क्यारियाँ बना लीजिए। उन क्यारियों में आपको लाइन से लाइन 15 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर, और जब पौध लगाएंगे तो ध्यान रखना है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरे पौध लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप रोपाई करें और हल्की सिंचाइयाँ दें। साथ में खरपतवार की रोकथाम के लिए पेडीमेथिलिन खरपतवार नाशी जो आता है उसका 3.5 लीटर की मात्रा आप 1 हेक्टेयर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि खरपतवारों में आपकी कमी आएगी। इसके साथ आप 21 दिन बाद दोबारा स्प्रे फिर कर सकते हैं, और उसके बाद एक आप स्प्रे ना करें, क्योंकि एक आप निराई गुड़ाई के द्वारा भी खरपतवार अगर आप करेंगे, एक बार निराई गुड़ाई की कर लेंगे तो खरपतवार आपके नियंत्रित रहेंगे। इसके साथ खाद और उर्वरक का भी हमें ध्यान रखना है। ये सही समय है, अगर आपने रोपाई कर ली है तो 15 दिन के बाद आपको 15 दिन के बाद 30 दिन के बाद 45 दिन के बाद आपको 19-19-19 मिश्रण आता है, उसका 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के आप छिड़काव करें। जी बिल्कुल। और यहाँ पे आइए एक बार रुक लेते हैं डॉक्टर जयपाल का। डॉक्टर जयपाल जी, व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास हमारे कई दर्शक हैं जो अपने मैसेजेस भेजते हैं, अपने सवाल भेजते हैं। यहाँ आपके लिए एक सवाल आया है, लिखते हैं अवनीश त्यागी जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और वो ये जानना चाहते हैं कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के लिए, यानी कि नॉर्थ इंडिया के लिए आम की कौन सी वैरायटी जो है वो अच्छी रहेगी, अगर कौन सी वैरायटी का चयन करें। खासकर अगर वो जानना चाहते हैं अर्का और सुप्रभात वैरायटी के बारे में, तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? जी, अगर नॉर्थ इंडिया के में हम बात करते हैं तो बहुत सारी जो नॉर्थ इंडिया के लिए अनुशंसित वैरायटियां हैं, अगर अर्ली चाह रहे हैं वो, तो उसमें हमारा जो बॉम्बे ग्रीन है और आम्रपाली है, ये वैरायटी अच्छी है, बहुत सुटेबल है, और उनको रिकमेंडेशंस हम करेंगे कि क्योंकि अगर कुछ वैरायटीज हैं जो जिनका भी वो अर्का सुप्रभात की बात कर रहे हैं, और वहाँ जो IHR की जो रिलीज वैरायटी है वो नॉर्थ इंडिया के लिए संशोधित नहीं की गई है बहुत सारी वैरायटी, लेकिन अगर बॉम्बे ग्रीन और आम्रपाली जो अर्ली वैरायटीज हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे पहले फोन कॉलर तिलक राज जी हिमाचल प्रदेश से हैं, फोन लाइन पर मौजूद। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो तिलक राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, सवाल जब पूछिए। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जो आमों के ऊपर फूल आते हैं, फिर छोटे छोटे आम जब बढ़ते हैं तो उस वक्त वो जो है ऊपर जब आम का जो शुरुआत होती है उसके ऊपर ना काले काले रंग के दाग पड़ जाते हैं, और वो आम फिर ऐसे लगता है कि जैसे पक गया छोटा सा, और वो पड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में मैंने पता करना था कि उसका क्या इलाज किया जाए, पहले करना चाहिए इलाज या बाद में करना चाहिए इलाज? बिल्कुल। डॉक्टर जयपाल, क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके बारे में? जी, इनका जो आम पे काले धब्बे की जो बीमारी बता रहे हैं, आम के छोटे छोटे मतलब जैसे छोटा आम रहता है उस पे भी रहता है, मंजर पे भी काले काले धब्बे आ जाते हैं, और आम के पकने के बाद में भी
उस पे काले धब्बे रहते हैं और आम पकने से पहले ही उस पे झड़ना शुरू कर देते हैं। यह आम की एंथ्रेक्नोज बीमारी है, जिसको मैंगो एंथ्रेक्नोज बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहाँ जहाँ पे रात का तापमान कम रहता है मोस्टली, और तापमान कम रहने या बारिश हो जाती है, तब इस बीमारी की समस्या ज्यादा होती है। तो इसके लिए इनको पहले से ही, जैसे मंजर आ रहा है, मंजर जैसे ही खिलना शुरू हो रहा है, खिलने से पहले ब्लू कॉपर 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक स्प्रे करें। और इसके बाद में प्रोपिनेब आता है, जो एंट्राकोल के नाम से भी मिलता है। आप इसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पे फिर से दोबारा स्प्रे करें। 2 से 3 स्प्रे, आप 2-3 स्प्रे ब्लू कॉपर, प्रोपिनो, या फिर इसके साथ में जो जितने सारे अपने जो क्लोरोथेलोनिन करके एक कवच के नाम से भी फंजीसाइड मिलता है, जिसको आप 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। आपको ध्यान देना है 2-3 बार अगर आप आम के पकने से पहले छिड़काव कर देते हैं तो इस बीमारी का अच्छे से निराकरण हो सकता है पेड़ों के ऊपर। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और विषयों पर जानकारी आगे करेंगे हासिल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी जानना चाहते हैं, कुछ भी प्रश्न है, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही जो हमारा ईमेल आईडी है उसके जरिए भी आप हमें अपने प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। लगातार तीनों ही विकल्प जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों के साथ साझा कर रहे हो। आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर रजनीश का। डॉक्टर रजनीश, अब लहसुन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। 2 महीने की इस वक्त हमारे लहसुन की फसल जो है वो खेतों में हो चुकी है, तो अभी अगर हम बात करें पोषक तत्व प्रबंधन की, तो किस तरीके से हमारे किसान पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं जिससे कि फसल जो है लहसुन की उन्हें अच्छी मिले? जी किसान भाइयों, आपकी फसल लगभग 2 महीने की हो गई होगी और आपने रोपाई करते समय जब आपने लहसुन की बुवाई की है उस समय आपने बेसल डोज डाल दी होगी। अब आपकी फसल 60 दिन की हो गई है, अतः आपको 19-19-19 10 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से घोल बना के आपको छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद
13-045 इसका 75 दिन पे, 90 दिन पे और 105 दिन पे आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय ध्यान रखना है कि स्टिकर को मिलाना ना भूलें, क्योंकि लहसुन की पत्तियां हैं काफ़ी चिकनी होती हैं। जो भी दवाई आप स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं, वो गिर जाती है। इसलिए स्टिकर 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में की जो टंकी होती है उसमें मिला के आप स्प्रे करें। और इस तरह आप स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिलेगा। बिल्कुल। और आइए एक बार यहाँ पर फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल का। डॉक्टर जयपाल, अब आपसे जानना चाहेंगे आगे एक बार फिर से थोड़ा वैरायटीज़ के बारे में बताइए आम की। तो हमारे अभी तो हमने यहाँ पे ये जान लिया कि उत्तर भारत के लिए कौन सी अच्छी वैरायटीज़ हैं, देश के बाकी हिस्सों में भी जहाँ जहाँ आम की जो है वो बागवानी की जाती है, तो किसान वहाँ पर कौन सी अच्छी वैरायटीज़ जो है वो ले सकते हैं? जी, जैसे अगर हम प्रत्येक स्टेट की अगर अलग अलग स्टेट की बात करेंगे तो हर एक स्टेट के लिए वहाँ की अनुशंसित वैरायटीज हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के किसान अल्फांसो को बहुत पसंद करते हैं। जैसे गुजरात में आते हैं तो केसर का है, अगर साउथ में जा रहे हैं तो बंगनपल्ली है। और इसके साथ में वहाँ की जो वैरायटीज हैं वो बहुत उधर में फेमस हैं। अगर झारखंड में, बिहार में यहाँ पे देखते हैं तो आम्रपाली है, मालदा है, लंगड़ा है। इन वैरायटीज को उनके चौसा है, वो समय के हिसाब से अर्ली चाहिए, मिड चाहिए, लेट चाहिए, इसके हिसाब से किसान अपना इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और जैसे ही कुछ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कुछ वैरायटीज पर्टिकुलर एरिया में बहुत अच्छे करते हैं। जहां से अगर मैं झारखंड की बात करता हूं तो यहाँ पे आम्रपाली वैरायटी के आने के बाद में बहुत सारी अदर वैरायटीज का प्रेफरेंस कम हो गया। और वैसे कुछ लोकल प्रेफरेंस से देखते हैं तो जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आप जो मालदा, सफेद मालदा, इसके बाद में चौसा, ये वैरायटीज की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो है विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो जी, नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, 2 सवाल है मेरे जी। अपने सवाल एक बार फिर से दोहरा दें विपिन जी, आपकी आवाज हम तक कट कट कर पहुंच रही है। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। आमों के बागों की कटाई छटाई किस महीने में करनी चाहिए जी? और दूसरा सवाल में था कि क्या अभी भी बछेती प्याज लगा सकते हैं अगर नर्सरी तैयार मिल जाए तो? बिल्कुल। तो डॉक्टर रजनीश पहले आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, अगर आपको पौध तैयार मिल रही है तो इस समय आप रोपण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस समय रवि मौसम की प्याज की प्रजातियां जो हैं उसी का पौध होना चाहिए, वही आप रोपण के लिए होगा। जैसे कि NHRDF रेड है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड 2 है, NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 4 है। इन प्रजातियों की रोपाई इस समय आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर जयपाल, आपके लिए भी यहाँ पर हमारे दर्शक द्वारा प्रश्न था कि आम के बागों की कटाई छटाई जो है वो कब करनी चाहिए? जैसे आम के बागों की कटाई छटाई का जो मुख्य बिल्कुल सही समय है वो हम बताते हैं कि जैसे अगर आप आम का तुड़ाई कर लेते हैं तो हल्की छटाई, जहाँ पे अगर रोग ग्रसित शाखाएं हो या और कुछ कई बार डाईबैक से ऐसे शाखाएं कीट और रोग ग्रसित हो जाती है, उनको तभी हटाना चाहिए। अगर इसके साथ में सेंटर ओपनिंग करनी है या अदर से सीवियर प्रूनिंग करनी है तो इसमें बारिश के बाद में, जब बारिश लास्ट की बारिश थम जाए उसके बाद में हम किसानों को सलाह देते हैं कि उस टाइम में बागों की कटाई छटाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, आज हमारे कार्यक्रम के विषय हैं प्याज और लहसुन में समसामयिक कार्य, और साथ ही हम बात कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल की। दोनों विषयों के संबंध में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो है वो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ईमेल आईडी के द्वारा भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारे अगले फ़ोन कॉलर जो है वो इस वक्त लाइन पर हैं। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा से आपने हमें फोन किया है। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? लहसुन के बारे में
पूछना चाहूंगी लहसुन के बारे में। हाँ जी जी, क्या जानकारी लेना चाहते हैं लहसुन के बारे में? क्या जितना समझ पा रहे हैं आपकी लहसुन की फसल जो है वो पीली पड़ रही है। हाँ जी जी बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश, क्या कारण हो सकता है इसका? जी, क्या आपने कभी मिट्टी की जांच कराई थी? अगर नहीं कराई थी तो कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा आप मिट्टी की जांच अपना जरूर कराएं। और खेत अगर आपका समतल नहीं है, अगर वहाँ पानी भर रहा है, अगर पानी भर रहा है तो उसका उचित जल निकास करें और 19-19-19 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। साथ में स्टिकर जरूर डालें। मैंने बताया था 5 ml प्रति 10 लीटर पानी में मिला के आप अगर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे, निश्चित रूप से आपकी फसल जो है वो स्वस्थ होगी। साथ में ध्यान रखें, अगर पाला पड़ रहा है, अगर शीत प्रकोप के वजह से फसल पीली पड़ रही है तो मैंने आपको बताया था 2 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। उसके 2-3 दिन बाद 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड मिला के अगर छिड़काव करेंगे, आपकी फसल स्वस्थ हो जाएगी। और डॉक्टर रजनीश, इसमें एक प्रश्न यहाँ पर मैं भी जोड़ना चाहूँगी आपसे। जब हम बात करते हैं किसी तरीके के स्प्रे की, तो इस वक्त कौन सी ऐसी बात है जिसको ध्यान में रखना है? क्योंकि खासकर हमारे जो किसान हैं उनको कई बार ये समझ नहीं आ पाता कि वो दवा का छिड़काव जो है वो सुबह के वक्त करें या शाम के वक्त करें। तो थोड़ा चाहेंगे कि इस पर भी आप जानकारी दें कि जिन स्प्रेज के बारे में आप बता रहे हैं, छिड़काव के बारे में बता रहे हैं, तो वो मुख्यतः कब करना है? क्या सुबह के समय करना है या शाम के वक्त करना है? बिल्कुल, स्प्रे करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, तेज हवा नहीं चलनी चाहिए। अगर हवा चलेगी तो आपका जो मिश्रण है वो ज़मीन पे जाएगा, इधर उधर गिरेगा, बर्बाद होगा। इसलिए ऐसे समय पे करें जब हवा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। और स्प्रे करते समय हम चूँकि प्याज लहसुन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें स्प्रे जो है वो आप शाम को भी कर सकते हैं, 3 बजे के बाद करिए, या सुबह करना है तो 9 बजे से पहले कर लीजिए। और ऐसा करने से आपकी फसल स्वस्थ रहेगी और जो भी आप छिड़काव करेंगे 100% आपकी फसल में एब्जॉर्ब होगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जीवनलाल साहुल जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो जीवनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। जी, मैं रहता हूँ। टीवी की आवाज को बंद कर देंगे तो आप अपना प्रश्न हमें सुना पाएंगे। जी हाँ मैडम, छत्तीसगढ़ के लिए आम की वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर जयपाल, क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ के लिए आम की कौन सी अच्छी वैरायटियां जो हैं जिनका चयन कर सकते हैं ये? जी, छत्तीसगढ़ के लिए आम्रपाली है, दशहरी है, फजली है, चौसा है। इनमें से कोई वैरायटी अगर आपको अर्ली चाहिए तो आप आम्रपाली, अगर मिड में चाहिए तो दशहरी, और मतलब मिड में चाहिए तो आप ये फजली भी ले सकते हैं। और जैसे लेट वाली है चौसा और दशहरी, मिड से लेकर लेट वाली, ये वैरायटीज आप छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। वही डॉक्टर जयपाल, अब आपसे ये भी जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि जैसे कि हम आम के बागों की देखभाल की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो अभी जो है जिस अवस्था में हमारे आम के बाग हैं, तो ऐसे में क्या किसी तरीके के बीमारियों का प्रकोप जो है वो हो सकता है क्या आम की फसल पर? जी, अभी हम जब आम की बात करते हैं तो 12 पूरा हमेशा सालों भर खेत बागों में रहता है पेड़ है। लेकिन जब पौधे की बात अभी कर रहे हैं तो जो पुष्पन से लेकर के फलन तक का जो समय होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें आम की अच्छी फसल लेने के लिए अगर हम आम की अच्छी फसल के लिए अब से अगर कुछ थोड़ा सा अच्छा ध्यान रखते हैं तो आपका जो आम का उपज अच्छी होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है जो पोषक तत्वों का प्रबंधन। पहले हम पोषक तत्वों का छिड़काव मतलब इसमें बगीचों में देते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी जरूरत अभी स्प्रे के रूप में पड़ती है। दूसरा है सिंचाई। सिंचाई आम में कब करनी है कब नहीं करनी है, एक इसमें भी बहुत अभी वाला जो समय है इसमें सिंचाई प्रबंधन भी बहुत अति आवश्यक है। इसके साथ में कीट एवं बीमारियों का प्रकोप। कीट एवं बीमारी कौन सी लगती है, किस समय में क्या क्या आती है, तो ये वाला अगर हम स्प्रे टाइम पे करते हैं तो उसमें अच्छी उपज होने की संभावना रहती है।
बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो जैसे चला मैंने है बताया एक है और कि छोटे से पहला ब्रेक का। पोषक जल्द लौटेंगे तत्वों का वापस, आप प्रबंधन। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन में समसामयिक कार्यों की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल की। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, लगातार हमारे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे अगले कॉलर जो है नितिन जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो, नितिन जी के साथ शायद हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। नितिन जी या तो आप हमें दोबारा से फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, हम इसे कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। डॉक्टर रजनीश, अब मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, हमारे किसान जो है वो आज तक पारंपरिक तौर तरीकों से जो है वो ज्यादातर खेती करते भी आए हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो नई तकनीकों को भी अपनाना चाहते हैं। अगर हम बात करें खरीफ प्याज की, तो क्या इसमें भी कुछ नई तरीके की तकनीकें आई हैं जिनको हमारे किसान अपना सकते हैं, जिससे कि फसल की पैदावार भी जो है वो उन्हें अच्छी मिले और क्वालिटी भी जो है उन्हें अच्छी मिले? बिल्कुल, बहुत ही समसामयिक प्रश्न है और किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि खरीफ प्याज जो है वो बरसात की प्याज बोली जाती है, उस समय बरसात ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए किसान भाई हमारे जो है पौध नहीं बना पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर उन्हें प्याज की खेती करनी है, खरीफ प्याज की खेती करनी है, उनके लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। 15 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आप खरीफ प्याज का बीज खरीदें। उस बीज को आप समतल क्यारियाँ बनाएं, उठी हुई क्यारियाँ बनाएं और उस क्यारी का जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर रखें। लंबाई खेत के जो आपका लेवल है, समतल जो खेत है उसके हिसाब से लंबाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आप 1.5 मीटर से ज़्यादा ना रखें। उसमें 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनें बनाएं, उसमें आपको बीज बोना है। ये बीज बोएंगे आप 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में। ये इसको विधि से हम बीज बोने के बाद उसकी गंठियाँ बनाएंगे, इसको बल्बलेट्स या गंठियाँ बनाना कहते हैं। और ये गंठियाँ जो है आपकी है अप्रैल और मई के महीने में तैयार हो जाती हैं। उस समय पानी बंद कर देंगे और 2.5 से 3 सेंटीमीटर की आपकी गंठी जो तैयार होगी, उसके बाद पत्ता गिर जाता है, पानी बंद करने से सिंचाई बंद कर देंगे, पत्ता गिर जाएगा। उसके बाद निकाल के आप सुरक्षित इसको रख लीजिए छायादार स्थान पे, सूखे स्थान पे। और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में इन्हीं गंठियों को आप खेत में रोपाई करेंगे। आपकी 60 से 75 दिन में खरीफ की प्याज तैयार हो जाएगी और आपको अच्छा दाम मिलेगा। बिल्कुल, तो किस तरीके से बल्बलेट्स के जरिए भी आप खरीफ प्याज का उत्पादन जो है वो कर सकते हैं, ये डॉक्टर रजनीश ने अभी आपको यहाँ पर बताया। और अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल का। डॉक्टर जयपाल, आम के बागों की देखभाल में अब ज़्यादा जानकारी भी आपसे लेना चाहेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं इस वक्त जाड़ा जो है वो काफ़ी पड़ रहा है, तो ऐसे में अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से हमारे किसान करें और कितनी बार जो है वो सिंचाई करनी चाहिए? जी, अभी आम में जो मंजर आता है या मंजर आने की अवस्था हो, उसमें आम में सिंचाई नहीं करनी होती है।
बिल्कुल अभी किसान ध्यान दें, ये जरूर ध्यान रखें, अभी आम के बगीचों में सिंचाई नहीं करें। आम के बगीचों में सिंचाई की जरूरत जब पड़ती है जब पौधा जो फल है, फल जमाव हो जाता है और फल की साइज मटर के दानों जितनी बड़ी हो जाए और फल बढ़ना शुरू कर दे, तब आपको पहली एक हल्की सिंचाई करनी है। उस हल्की सिंचाई में अगर तापमान कम है तो आप 10 दिन के अंतराल पे, अगर तापमान बढ़ जा रहा है तो 15 दिन के अंतराल पे 2 से 3 सिंचाई फल जमाव से फल तोड़ने की अवस्था तक हमें सिंचाई करनी है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखे किसान कि जो आमों में है, आम के बगीचों में अभी मंजर आने से पहले और मंजर आ गया है और तो फल जमाव तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो जी, नईमुद्दीन जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी, रुपाई से पूर्व प्याज की पौध का शोधन किस प्रकार से करें और क्या इसका शीर्ष प्याज की पौध का तोड़ देना चाहिए तब रुपाई करना चाहिए? ऐसा प्रचलन चल रहा है गांव में, तो क्या सही है, इसका क्या लाभ है? धन्यवाद जी। डॉक्टर रजनीश, काफी अच्छा प्रश्न पूछा है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न में 2 भाग है, एक रोपाई से संबंधित है, दूसरा आपने कटाई के बारे में पूछा है। बिल्कुल, आपको रोपण के समय पौध का शोधन करना चाहिए, जड़ शोधन करना चाहिए। 2 ग्राम कैप्टान, बेवेस्टीन, थायरम प्रति लीटर पानी में घोल बनाइए और उसमें अपनी जो पौध है जिसका रोपण करने जा रहे हैं उसकी जड़ों को रख दीजिए, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद आप रोपण कर सकते हैं। दूसरा आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि पौध को क्या तोड़ देना चाहिए। तोड़िए नहीं, आप खुरपी रखिए या हंसिया रखिए, उससे अगर पत्तियां 10 सेंटीमीटर की हैं तो 3 सेंटीमीटर आप काट दीजिए, यानी कि 1/3 भाग है ऊपर का भाग, वो आप काट सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्याज की पत्तियां पतली और मुलायम और लंबी होती हैं। जब रोपाई कर देते हैं तो पत्तियां क्या होती हैं, 2-3 दिन तक वो मिट्टी से जुड़ी रहती है। जब मिट्टी से जुड़ी रहती हैं तो वो सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए आप 1/3 पत्ती ऊपर से आप काट देंगे तो आपकी पौध सुरक्षित रहेगी। और जड़ शोधन करने से भी जो भूमि के द्वारा बीमारियां होती हैं, मृदा के द्वारा जो जनित बीमारियां हैं, उनसे आपकी फसल को बचाव मिलेगा। बिल्कुल, और हमारा अगला प्रश्न व्हाट्सएप के जरिए आया है डॉक्टर रजनीश आपके लिए, और हमारे व्यूअर हैं, इनका नाम है नीरज जी, इन्होंने हरियाणा से हमें मैसेज किया है और ये कहते हैं कि लहसुन की पत्तियां ऊपर से सूख रही हैं और काली पड़ रही हैं, कृपया समाधान बताएं। जी, हरियाणा में शीत का प्रकोप ज़्यादा है, दूसरा झुलसा भी फैल रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, मैनकोजेब 2.5 ग्राम या क्लोरोथेनोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में, ये अलग अलग दवाइयाँ हैं, आपको एक ही डालना है। जो आपको उपलब्ध हो जाए उसको आपको पानी में मिश्रण बनाइए, घोल बनाइए। साथ में स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करिएगा। 10 दिन के बाद दूसरा स्प्रे कर दीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से आपकी फसल सुरक्षित होगी। बिल्कुल, और आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं प्याज एवं लहसुन में समसामयिक कार्यों की, और साथ ही बात हो रही है आम के बागों की देखभाल की। विषयों के संबंध में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर और हमारे ईमेल आईडी के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल का। डॉक्टर जयपाल, अब आपसे मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी कि हमारे कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने आम के बाग नहीं लगाए हैं और वो इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है? जी मैडम, इसमें अगर मैं चाहूं, अगर आम के जो बगीचा नया लगाना हो तो उसका अभी उचित समय नहीं है, ये बारिश के समय में लगाया जाता है। जो अभी के समय में अगर हम बात करें तो कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन जैसे आम में करते हैं, उसके ऊपर में अभी जो जिन्होंने बगीचा लगा रखा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर जो किसान बगीचा लगा रखे हैं उनके बगीचों में अभी मंजर आएगा, मंजर पे फुदका, जो जिसको लीफ हॉपर, मैंगो हॉपर बोलते हैं और हिंदी में फुदका बोलते हैं कीट। और अभी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बेल्ट हैं, बिहार है, जहां पर थ्रिप्स का प्रकोप मंजर के ऊपर होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए
उनको अभी जो कुछ स्प्रे हैं जो जिनकी जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को देना चाहेंगे। कम से कम 3 छिड़काव की जरूरत पड़ती है। जैसे ही अगर मंजर आ जाता है तो मंजर में फूल खिलने से पहले एक छिड़काव करें। इसके छिड़काव आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL नामक कीटनाशक है, जिसको 0.3 ml प्रति लीटर पानी लेकर के किसान भाई ध्यान रखें कब करना है, मंजर खिलने से पहले और मंजर आने से जो मंजर आने के बाद में इसका छिड़काव करना है। जैसे ही मंजर खिल जाता है उसके बाद में कुछ कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना है। इसके बाद में जब फल जमाव होता है, फल जमाव के बाद में उस समय में किसान आप या तो थायोमेथाक्सोम 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव फल जमाव के बाद में करें। तो उसके आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिन के बाद में फिर इन्हीं कीटनाशकों में से एक और छिड़काव करें। तो इससे जो फुदका और थ्रिप्स की जो समस्या है, जिससे आप कई बार किसान देखते हैं कि मंजर आकर के पूरा झड़ जाता है और बिल्कुल काला एक डंठल बचता है, तो इन कीट के प्रकोप से बहुत ज्यादा फल झड़ता भी है और फल झड़ने के साथ में मंजर बिल्कुल सूख करके गिर जाता है और फल रुकते नहीं है। तो किसान इस समय में समसामयिक देखभाल में अगर कीटों की बात करते हैं तो फुदका और थ्रिप्स के लिए रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके साथ में एक कीट और आता है मीलीबग, जिसको बोलते हैं मीलीबग। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में या हरियाणा, पंजाब, इस इलाके में ऊपर चढ़ चुकी है। अगर चढ़ गई है तो सफेद रंग का मीली जैसे नहीं रहता है कि रुई जैसा दिखाई देता है मंजरों के ऊपर में, तो इसको रोकथाम के लिए प्रोफेनोफोस 2 ml प्रति लीटर या थायोमेथाक्सोम 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करेंगे आने वाले समय में, जब भी आपको लग रहा है कीट का प्रकोप हो रहा है उस समय में। बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर रजनीश आपके लिए यहाँ एक प्रश्न भेजा है हमारे दर्शक जितेंद्र गंगवाल जी ने खरगोन मध्य प्रदेश से, और वो ये लिखते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो प्याज की फसल को कैसे लिया जा सके, और अगर खास तौर से हम बात करें दवा के छिड़काव की, तो कोई इस तरीके की ऑर्गेनिक मेडिसिन हैं जिनका छिड़काव कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप जैविक खेती से लहसुन की खेती करना चाहते हैं, प्याज की खेती करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। इसकी शुरुआत आप जब पौध बना रहे हैं, जब रोपाई कर रहे हैं, आपको गोबर की खाद की जगह, सड़ी गोबर की खाद की जगह मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, आप केचुआ की खाद, बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। बर्मी कंपोस्ट जो होती है वो 100% खरपतवार के बीजों से मुक्त होती है, उसमें किसी प्रकार के खरपतवार के बीज नहीं होते हैं। उससे क्या होगा, आपको खरपतवार नाशी दवाइयों की कम से कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आपको फसल चक्र का पालन करना है। अगर आप फसल चक्र का पालन ठीक से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पोषक तत्वों की जो कमी होती है उससे भी कम आपको सामना करना पड़ेगा। और आपने दवाइयों की जो बात की है, निश्चित रूप से नीम के जो पदार्थ हैं, नीम के जो प्रोडक्ट हैं, उनका आप लहसुन में, प्याज में, जैविक खेती में आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आप कीटों से दूर रहेंगे। बिल्कुल। शिवम जी कासगंज उत्तर प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो मैडम जी शिवम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आम में काफी धब्बे आ गए हैं, काले धब्बे आ गए। हाँ जी, हाँ, उसके बारे में हमको जानकारी पूछनी थी, इसके बारे में क्या करना चाहिए? बिल्कुल। कितने समय से दिख रहा है आपको ये समस्या? जी, डॉक्टर जयपाल क्या बताना चाहेंगे? आम की फसल पर काले धब्बे आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? इसके बारे में पहले भी आप जानकारी दे चुके हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से बता दें। जी, आम के फसल मीन्स आम के पत्तों पे आ रहा होगा या आम के मंजर पे आ रहा है, आम के फलों पे आ रहा है? काले धब्बे जो आते हैं उनका एक तो काला धब्बा जो जल के जैसे पत्तियां जलना शुरू कर देती हैं और मंजर झुलसना शुरू करता है, तो वो मैंने पहले बताया था, ये एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी है, जो इसको आम का मंजर झुलसा, आम का फलों के ऊपर काला धब्बा बनना, ये एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी से होता है। तो उसके लिए ब्लू कॉपर, पहले जैसे अभी तापमान कम है
और बारिश की संभावना भी कई जगह में हो रखी है, तो ग्लूकोपर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। अगर जरूरत है तो बाद में क्लोरोथेलोनिल जो कवच नामक दवा के नाम से भी मिलता है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये एंथ्रेक्नोज वाली है तो वो कुछ बोल रहे थे कि आम पे काली बिंदियां जैसी आ रही हैं, काले धब्बे पत्तों पे, अगर पत्तों पे आ रही है तो वो मिर्च का प्रकोप होता है जिसपे सरसों के दाने जैसे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। ये कीट का प्रकोप है। उस कीट जिस पत्तियों पे अभी काला काला दिखाई दे रहा है उसका अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी कीटनाशक का छिड़काव करेंगे तो वो जो सरसों के दाने जो काले धब्बे हैं वो नहीं बनते हैं। ये मिजेज नामक कीट का प्रकोप होता है। और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्याज और लहसुन में समसामयिक कार्यों की और साथ ही जानकारी हासिल कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल की। अब यहाँ पर डॉक्टर रजनीश आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे कि हम ये आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम किसानों के लिए तो है, साथ ही जो हमारे अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं वे भी इस कार्यक्रम को काफ़ी देखते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारियाँ जो है वो इससे हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे जो शहर हैं वहाँ पर लोग टेरेस गार्डनिंग बहुत करते हैं, अर्बन गार्डनिंग जो है वो बहुत करते हैं। तो इस सिलसिले में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या लोग अपने टेरेस पर प्याज और लहसुन क्या आसानी से उगा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? बिल्कुल, लहसुन प्याज की खेती जी हम आसानी से घरों में कर सकते हैं, छत पे कर सकते हैं। घर के पीछे जो बैकयार्ड या छोटे छोटे किचन गार्डन किट इस बनाते हैं हम लोग, किचन गार्डन किट भी बनाते हैं और वो आसानी से आपको मिल जाती है भारत सरकार के द्वारा और अन्य राज्यों के द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा। तो इसमें क्या है, हम पत्ते वाली सब्जियों को भी लगा सकते हैं और प्याज और लहसुन आप ग्रीन में पत्ते के लिए भी पैदा कर सकते हैं और गांठ भी बना सकते हैं। उसका भी ये अच्छा समय है। जिन शहरों में पौध भी बनी हुई मिलती है, आप पौध बनी हुई लगा सकते हैं, प्याज की छत पर लगा सकते हैं। और प्याज की और लहसुन की जो जड़ें होती हैं बहुत गहरी नहीं जाती हैं, 5-6 सेंटीमीटर तक ही जाती हैं। उसको आसानी से आप ट्रे में लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। और ये अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है घर में तो उसमें भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा न रासायनिक खादों की इसमें आवश्यकता होती है। घर में जो वेस्ट होते हैं, जो आप केचुआ की खाद बनाते हैं, उनको भी आप प्रयोग करके आप विष फ्री जहर से मुक्त प्याज और लहसुन घर में पैदा कर सकते हैं। आप उसके पत्तों को पैदा कर सकते हैं जिनसे आप चटनी बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं। और आप इतना पैदा कर सकते हैं कि जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, प्याज की 50 किलो 60 किलो साल भर का, और लहसुन है 30-40 किलो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, वो निश्चित रूप से आप छत में पैदा कर सकते हैं। आपको बीज की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से जो आपके गवर्नमेंट की नर्सरियां हैं वहाँ पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक व्यायाम भी है और एक
एक हॉबी है जिसको आप घर में कर सकते हैं और प्याज लहसुन आसानी से पैदा की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर जो है दिलीप सिंह जी शाहजहांपुर से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो 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 दिलीप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, लहसुन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, नीचे से 3-3 4-4 पत्ते। लहसुन के पत्ते जो है वो पीले पड़ रहे हैं? जी सर। जी इससे पहले भी हरियाणा का जो प्रश्न आया था मैंने बताया था आपको। सबसे पहले देखिए कहीं खेत में उस भाग में पानी तो नहीं भर रहा है, अगर भर रहा है तो उचित जल निकास करें जिससे वो पानी निकल जाए और 19-19-19 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करें, जिससे कि आपके पत्ते जो हैं पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। और शीत प्रकोप के वजह से अगर ऐसा हो रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके 2-3 दिन बाद आप सल्फर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। सल्फर कौन सा होना चाहिए? जल में घुलने वाला होना है, जो पानी में घुलनशील हो, तो उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के में मिला के आप छिड़काव करेंगे। निश्चित रूप से आपकी फसल स्वस्थ होगी और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। बिल्कुल, और आइए एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर जयपाल का। डॉक्टर जयपाल, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि और कौन सी ऐसी सलाह है जो आप आम के बागों के जो हमारे किसान हैं उनके लिए देना चाहेंगे कि इस वक्त कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको वो ध्यान में रखें? जी, अगर हम पहले मैंने बताया कीट के बारे में बताया था और किसान पूछ भी रहे थे काले धब्बा जो मंजर झुलसा बीमारी आती है। मंजर झुलसा बीमारी के अलावा एक और बीमारी आती है, उसको सफेद पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, जिसमें सफेद रंग के मंजरों पे धब्बे दिखाई देते हैं जिससे फल झड़ता है। कुछ भी अगर थोड़ी हवा आती है तो फल पूरी तरह से झड़ जाता है। तो उसके लिए भी किसानों को पहले से ही ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ही तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, पहला एक छिड़काव सल्फर डस्ट का करें। सल्फर डस्ट मीन से जो आपको 250 से 300 मैस वाला जो मीन्स को बारीक जो सल्फर डस्ट होती है उसका छिड़काव 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में एक और छिड़काव बाद में उनको जरूरत पड़ती है। मुख्यतः 2 छिड़काव जैसे हेक्साकोनाजोल 5 EC 1.5 ml प्रति लीटर पानी का एक और छिड़काव कर देंगे तो पाउडरी मिल्ड्यू से उनको निजात मिल जाएगी। बहुत सारे किसान बोलते हैं कि फल झड़ रहा है, फल फट रहा है, तो उसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है। उसके लिए 2 ग्राम जिंक सल्फेट और 2 ग्राम जो सोल्यूबल बोरोन होता है, सोलिबोर के नाम से मार्केट में मिलता है, बहुत सारा बोरोन का जो भी सोर्स है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी जो फल जमाव के बाद में छोटा जहां मटर के दानों जैसा फल होता है उससे लेकर के 15 से 20 दिन के अंतराल पे 2-3 छिड़काव अगर पोषक तत्वों का करते हैं तो फल की साइज भी बढ़ती है और फल का फटना, फल का गिरना भी कम होता है। किसान भाई इसका जरूर ध्यान रखें। ये जो मेरी जो मुख्य सलाह है आम के बगीचों में अभी आने वाले समय में की जाएगी, ये मेरी तरफ से किसानों को सलाह है। बिल्कुल, तो डॉक्टर जयपाल आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारियां दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले कॉलर शंकर सिंह जी इस वक्त उज्जैन से फोन लाइन पर मौजूद हैं। कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हाँ मैडम जी, शंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैं लहसुन की खेती है जी, तो उसके सफेद फूल डल गए। एक बार फिर से दोहराएं। ये वो जड़ के कीड़े डल गए। जड़ के अंदर जो है वो कीड़े पड़ गए हैं प्याज और लहसुन में। हाँ जी डॉक्टर रजनीश, जी डॉक्टर रजनीश क्या बताएंगे इसके बारे में? जड़ में कीड़े पड़ गए हैं जी। अगर जड़ में कीड़े पड़ गए हैं, आपकी फसल 2 महीने की होगी, उसमें कीड़े वो दीमक है या फिर कोई बोरर है या वाइट ग्रब है, वो थोड़ा सा अगर पता होता तो मैं अच्छे से बता देता, क्योंकि दीमक है तो दवाई दूसरी पड़ेगी, अगर वो वाइट ग्रब वगैरह है तो दूसरी दवाई पड़ेगी। इसलिए आप पास के कृषि विज्ञान केंद्र में एक बार पौधा निकाल के ले जाए और अच्छे से उसकी जांच करवा ले। ऐसे दवाई बताना ठीक नहीं है, क्योंकि अनावश्यक रूप से रासायनिक का प्रयोग करना उचित नहीं है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर रजनीश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे किसानों तक पहुंचाई, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना किस तरीके से प्याज और लहसुन में आपने करने हैं समसामयिक कार्य और कैसे करनी है आम के बागों की देखभाल। अब आइए हम आपको अपने कार्यक्रम के अगले विषय से अवगत करवा देते हैं। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान का अगला विषय होगा शुष्क क्षेत्रों में फल उत्पादन की संभावनाएं। साथ ही बात होगी मिर्च, टमाटर व बैंगन की खेती और पौध तैयार करने की। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप ईमेल आईडी हमारा नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 1800111360। ये सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और अगर आप हमारे लाइव फोन कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप चले जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और वहां जाकर आप हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम को एक बार फिर से देखकर तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।